दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं में पोषण को समझा और आज हम समझेंगे श्वसन को। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन क्या है? पहला प्रश्न अगर आप सभी से पूछा जाए श्वसन क्या है, तो अधिकांशतः मेरी समझ से जो जवाब होगा वो होगा सांस लेना और सांस को बाहर निकालना ही श्वसन है। लेकिन देखा जाए तो ये जवाब गलत है। सांस लेना और सांस को बाहर निकालना ही श्वसन नहीं है। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है, इसको हम कैसे समझें, है ना। तो हम एक थोड़ा सा एक आपको उदाहरण के लिए तौर पे समझाते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, है ना, तो पाचन में जो प्राप्त भोजन हमें मिलता है जो कि ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है, उस ग्लूकोज का श्वसन की विधि द्वारा टूटना और फिर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होना, और अंत में क्या होता है, उस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर जो है विभिन्न कार्यों के लिए करता रहता है। यानी कि भोजन जो हम करते हैं वो डायरेक्टली हमें ऊर्जा नहीं देता है, वो ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है और उसके बाद में कई विधियों द्वारा श्वसन की जो विधि होती है उसमें से उसके बाद टूटता है, टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें, और उस ऊर्जा का उपयोग जो है हमारा शरीर करता है। यही क्रिया क्या है, श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन कहलाती है ये क्रिया। अगर विज्ञान की भाषा में हम देखें, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एक लास्ट लाइन यहाँ पर, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं और भोजन को हम किस रूप में उपस्थित होता है हमारे अंदर, ग्लूकोज के रूप में बन जाता है। तो ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन के अणु होते हैं, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में जो है पायरुवेट और ऊर्जा में टूट जाता है ये। ठीक है, पायरुवेट और ऊर्जा में टूटता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद ये पायरुवेट जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से जो है टूटता है। ठीक है, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब 3 प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। पहला तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव जहाँ पे होगा उसमें, और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो इन जगहों पे इन अलग अलग स्थितियों में पायरुवेट जो है वो टूट जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की। जैसे कि ईस्ट यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, तो ईस्ट में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में ये पायरुवेट जो है टूटता है। ठीक है, दूसरा होता है, हम बात करें ऑक्सीजन के अभाव में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अभाव के मतलब जैसे कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, और जब हम बहुत अधिक कार्य करते हैं तो हमारी पेशियां क्या होती हैं, वो थकावट उनमें महसूस होने लगती है, पेशियां खिंच जाती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो है लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की अभाव जब हमारे शरीर में हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, पेशियों का मतलब हमारी मांसपेशियों में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो बनती है। ठीक है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में। ठीक है, एटी फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा भी एक होता है यहाँ पर एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं
श्वसन। श्वसन देखिए दो प्रकार से आप समझिए इसको यहाँ पर। एक तो होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब है जिसमें कि ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए। पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में देखते हैं दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिसमें कि क्या बनता है, जैसे कि ऊपर हमने बता चुके हैं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अवायवीय श्वसन में क्या है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें कि एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने ऊपर वाले देखिए पार्ट में उन दोनों को हमने ले लिया यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किस में होगा, यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि 36 ATP के अणु यहाँ पर बनते हैं। ATP यहाँ पर आया जो कि मैंने अभी बताया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर जिसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, यानी अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी यहाँ पर 2 ATP के अणु ही बनते हैं, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा कम बन रही है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ दोस्तों कि ATP जो होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा हमारी संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ATP के रूप में रहती है। ठीक है, ATP के रूप में संचित होने के बाद ऊर्जा जब हम किसी कार्य में लेते हैं तो उसके अणु निकलते रहते हैं। जैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर में वो अणु निकल जाता है, वो ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP के रूप में कन्वर्ट हो, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही भोजन हम करते हैं, भोजन के बाद में फिर ऊर्जा जब हमारे अंदर बनती है तो वो ATP के रूप में संचित होती है। ये प्रक्रिया चलती है, ATP से ADP में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद में ऊर्जा मिलती है तो वो फिर ATP के अणु के रूप में संचित हो जाता है। चलिए अगला बात करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लियर समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें ताकि इसका लाभ दूसरे भी ले सकें। चलिए बात करते हैं श्वसन तंत्र की। ठीक है, श्वसन क्या होता है अभी तक हमने समझा। ठीक है, श्वसन के प्रकार के रूप में हमने अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन को भी देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र, देखिए तंत्र क्या होता है, तंत्र एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जितने भी पार्ट्स सम्मिलित होते हैं उन सबको मिला करके हम तंत्र बनाते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया पूरी होती है तो उसमें कई हिस्सेदार होते हैं, है ना, कई चरणों में कई अंग उसमें मिलकर के कार्य करते हैं, उन सभी को मिला देते हैं तो हमारा एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र में देखते हैं, जूम करके थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। पहला नासाद्वार है, यानी नासाद्वार जो सबसे पहले हमारी नाक होती है, छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वायु हमारे नाक के अंदर प्रवेश करती है, नासाद्वार। उसके बाद वहाँ से वायु कहाँ जाएगी, ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से वायु कहाँ जाएगी, कंठ में जाती है। कंठ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, और उसके बाद में फुसफुस फेफड़ों में जाती है, और उसके बाद कूपिका कोश में, और उसके बाद रुधिर वाहिकाओं से होते हुए हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन ब्लड के साथ पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्रिया होती है श्वसन तंत्र की। अब थोड़ा सा हम फिगर को जूम करके देखते हैं, फिगर में कैसे पहुँचती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, नासाद्वार है। देखिए यहाँ पर नासाद्वार बना हुआ है, इस नासाद्वार से वायु प्रवेश करती है और कहाँ जाती है, ग्रसनी से होते हुए कहाँ पर आएगी, कंठ में आएगी। ठीक है, ये कंठ दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है कंठ, इस कंठ में यहाँ पर जाएगी और कंठ के बाद में श्वास नली से होते हुए, यानी श्वास नली जो बनी हुई है ये देखिए आगे श्वास नली, इसमें वलय यानी रिंग प्रकार के छल्ले नुमा बने हुए हैं जिसको हम उपास्थि वलय के नाम से जानते हैं। और उपास्थि वलय ये यहाँ पर श्वास नली में क्यों बने होते हैं, इसका एक रीज़न होता है कि हमारी जो श्वास नली है वो आपस में चिपकने ना पाए किसी कारणवश। ठीक है, तो ये उपास्थि वलय हैं। और उसके बाद में देखिए श्वास नली जो है आगे दो पार्ट लेफ़्ट और राइट में बढ़ जाती है,
डायफ्राम में, है ना, उसमें चली गई। और इसके बाद श्वसनी देखिए यहाँ पर है श्वसनी, ठीक है, ये श्वसनी जो 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। उसके बाद में उसमें छोटे छोटे श्वसनी के भी छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कह लेते हैं एक ब्रांचों में बढ़ जाती है, उसको हम श्वसनिकाएँ कहते हैं, ठीक है। ये श्वसनिकाओं में बढ़ गई। और प्रत्येक श्वसनिका में क्या होता है, कूपिका कोश होते हैं, ठीक है, कूपिका कोश होते हैं। कूपिका कोश यहाँ पर देखिए, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा, ये कूपिकाएँ हैं। कूपिका कोश में क्या होते हैं, बहुत सारी अंगूर की संरचना कह लें या गुब्बारे के समान संरचनाएं कह लें, ये कूपिकाएँ होती हैं। करोड़ों की संख्या में कूपिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो ये जो कूपिका है यहाँ पर, ठीक है, तो कूपिका के बाद में क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाते हुए चलते हैं यहाँ पर कि कूपिका क्या होता है। कूपिका धीरे धीरे O2 जो ऑक्सीजन हमने ली है, ठीक है, नासाद्वार के जरिए से यहाँ तक जो ऑक्सीजन पहुँचती है कूपिकाओं में, कूपिका से रक्त को ऑक्सीजन पहुँच जाता है। यानी कूपिका देखिए यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ ऊपर, ठीक है, नासादार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, फुफ्फुस, फेफड़े, कूपिका कोश और कूपिका कोश के बाद में रुधिर वाहिकाएँ। तो कूपिका कोश लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड के साथ में होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब ये प्रक्रिया हो गई एक ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करने की। दूसरा स्टेप में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अभी बाहर निकलनी है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कूपिका वो अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिला दिया, उसके बाद में जो ऑक्सीजन है पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर की है वो कूपिका अवशोषित कर लेती है और फिर उसको श्वास नली के जरिए, वही सिस्टम के जरिए से वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की और ऑक्सीजन लेने की, टोटल ये सिस्टम इस तरह से चलता रहता है। तो फिगर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि फिगर को, जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप अभ्यास में लाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में चित्र भी पूछे जाते हैं बनाने के लिए 4 या 5 नंबर के। कभी कभी जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि केवल उसका फिगर बना देते हैं। फिगर नहीं बनाना है बच्चों, ठीक है। फिगर के साथ साथ में आपको उसका नामकरण भी देना है ना। नामकरण करना है, जैसे नासाद्वार कहाँ पे है, मुख गुहा कहाँ है, ग्रसनी कहाँ है, श्वास नली कहाँ, उपास्थि वलय कहाँ है, ये सारी डिटेल्स आपको फिगर में आपको दर्शानी होती हैं, तभी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि जो भी चित्र बनाएं साफ और स्पष्ट बना होना चाहिए, साथ में उनका नामकरण भी आप करें, ठीक है। तो चित्र को अभ्यास में लेते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपना फिगर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप हम बात करते हैं। अगले स्टेप में हम आते हैं मानव श्वसन क्रिया, ठीक है। मानव श्वसन क्रिया 2 तरह से होती है, एक तो अंतः श्वसन होता है और दूसरा होता है उच्छ्वसन, ठीक है। 2 टाइप की है, एक कौन सा है, अंतः श्वसन, दूसरा उच्छ्वसन। तो चलिए इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, वक्षीय गुहा जो है फैलती है, वक्ष जो हमारा होता है वक्षीय गुहा फैलती है जब हम सांस लेते हैं। आप सांस थोड़ा सा लेकर के अंदर देखिए, जो डायाफ्राम है वो आपका थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी बढ़ जाता है, ये है ना, फैल जाता है। उच्छ्वसन में जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वक्षीय गुहा अपने मूल आकारों में वापस आ जाती है। आप प्रैक्टिस में आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं, सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, देखिए क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, किसमें, ये अंतः श्वसन में होता है। उच्छ्वसन में क्या होगा, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, ठीक है, इसमें सिकुड़ेंगी, इसमें फैल जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, वक्ष गुहा ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, ठीक है। अगला उच्छ्वसन में देखते हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है अंतः श्वसन में, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है,
सांस लेने में क्या होगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा और वायु किस में चली जाएगी, फेफड़ों में चली जाती है। जब हम सांस लेते हैं यानी अंतः श्वसन करते हैं, उच्छ्वसन यानी सांस को जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। तो ये दो तरह से ये श्वसन हुआ है, हमारे जो श्वसन होता है अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। ठीक है, ये भी इसके अंतर जो हैं अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये अंतर आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन जो मैंने अभी पहले बताया, इसके बाद में ये अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। ठीक है, उच्छ्वसन में जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, स्थलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते हैं, और जो जल में जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, जल में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसको अपने उपयोग में लेते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो कोशिकाओं वाला आपको क्लियर किया था, कोशिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, अभी मैंने आपको स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर कि वायु क्या है, O2 से समृद्ध है, यानी कोशिका में ऑक्सीजन जब मिलती है कहाँ जाती है, रक्त वाहिका में पहुँचती है, उसके बाद में रक्त के साथ मिल जाती है, यानी RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन O2 बनाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के रक्त के साथ मिल जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में, तो हीमोग्लोबिन O2 बना लेगी। उसके बाद में धमनी द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ऊतकों में पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, किसमें, ऊतक में होगा, और उसके बाद में ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का उत्पादन भी ऊतक में हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है हमारी शरीर के अंदर, वो हम बाहर कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऊतकों में, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में बनी, उसके बाद में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में पहुँची, रक्त वाहिका में पहुँच करके कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, रक्त में विसरित हो गई, घुल गई। उसके बाद में रक्त वाहिका द्वारा कोशिका में आ गई। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा वही प्रक्रिया ग्रसनी श्वास नली से होते हुए क्या होता है, CO2 का कोशिका कोश में विसरण होता है, फैलती है, आगे बढ़ती है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन यानी नासा द्वार के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये वही चीज़ जो मैंने स्पष्ट पहले की, दोबारा भी इसको मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, तो आपको मेरी समझ से आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और किस तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस पार्ट में हमने श्वसन के बारे में जाना। अब बात करते हैं, अगला स्टेप हमारा रहेगा संवहन। तो संवहन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट भी हम कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे कि आवागमन का साधन, है ना। जैसे कि आपको कहीं जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो वहाँ पर आपके मौजूद होंगी। जैसे कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप, बस का, ट्रेन का, अपने प्राइवेट वाहनों का, है ना, कार, जीप, है ना, मोटरसाइकिल, या आप किस माध्यम से जाएंगे, सड़क के माध्यम से जाएंगे। हर चीज़ ज़रूरी, अगर सड़क नहीं होगी तब भी आप नहीं पहुंच पाएंगे अपने वाहन से, है ना, या ट्रेन से जाएं, हवाई यात्रा करें, है ना, विभिन्न माध्यम हैं वहाँ तक पहुँचने के। तो जिस प्रकार हम आवागमन के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, उसी तरह से ठीक हमारे शरीर में भी जो भोजन के जरिए से हम भोजन करते हैं उसमें से ऑक्सीजन है, अन्य आवश्यक पदार्थ यानी विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं, वो पूरे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वही संवहन कहलाता है, यानी आवागमन का एक माध्यम। तो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ तक संवहन तंत्र की बात करेंगे और कल अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।